ईस्ट को आमतौर पर यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, पर यहाँ पे 2 स्टडीज़ करी गई जिसमें ईस्ट को मॉडिफाई किया गया और उसमें ब्रेन डिफेक्ट्स प्रोड्यूस कर दिए। सोचो कहाँ पे ईस्ट जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और कहाँ पे ह्यूमन ब्रेन जो इतना बड़ा है साइज़ में, मल्टी सेल्युलर है नेचर में और उसी के डिफेक्ट्स ईस्ट के अंदर डेवलप कर दिए। तो इस कंडीशन में आज आपको समझाऊँगी, काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल के आएँगे जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम से भी रेलेवेंट है। बिल्कुल ज़ीरो से समझाऊँगी, टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे पर हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। फिर 2 स्टडीज़ में क्या-क्या चीज़ें रिप्रेज़ेंट करी गई हैं, ये आरएनए एक्सोज़ोमोपैथी क्या होती है? एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो आरएनए एक्सोज़ोम को इफ़ेक्ट करता है। अब ये आरएनए एक्सोज़ोम क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। देन आता है पोंटोसेरेब्रल हाइपोप्लेसिया टाइप 1। ये जो बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, उनके अंदर जो पोन्स फेरोली और सेरेबेलम वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो पूरी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और कई बार बच्चों की इस केस में डेथ भी हो जाती है इन्फेंट स्टेज में ही। तो पहले तो ये स्टडी किसने की है, तो एमरी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर। इन्होंने बोला कि जो ब्रेन के अंदर कई बार म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज। अभी बताती हूँ इसके बारे में, म्यूटेशन होती क्या है एक्चुअल में। ब्रेन डिफेक्ट्स उससे प्रोड्यूस हो जाते हैं ह्यूमंस के अंदर। सेम तरह के डिफेक्ट्स आप ईस्ट के अंदर भी डेवलप कर सकते हो। ईस्ट वही वाला है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिसे आप फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हो बेकिंग और अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन निकल के आएँगे कि पहले तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यीस्ट क्या होता है और ये म्यूटेशन प्रोसेस क्या होती है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा टू द वेरी बेसिक थिंग व्हिच इज़ सेल। अब देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सिंगल सेल से डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले ये तो आ जाएगा सेल। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, पर इनका भी अपने को कोई लेना-देना नहीं है। हमें जो देखना है वो है ब्रेन ऑफ द सेल, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है? न्यूक्लियस को अगर आप बाहर निकाल लो इस तरह से, तो यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं। इस पॉइंट को याद रखना है, यहाँ पे प्रोटीन बनती है। पर ये जो बाहर वाला मटेरियल है इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। तो अगर मैं न्यूक्लियस से भी एक मटेरियल बाहर निकालती हूँ तो मुझे ऐसी 4 टाँगों वाली चीज़ मिलेगी, जिसे बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। अगर मैं ये थ्रेड भी बाहर निकाल दूं, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आफ्टर दैट एक छोटा सा सेगमेंट में यहाँ से बाहर निकाल दूं तो उसको बोलते हैं जीन। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, आपकी आंखों का कलर आपकी फादर की तरह है बिकॉज ऑफ जीन, मदर की तरह है बिकॉज ऑफ जीन। कोई ऐसी हरकत है जो फादर की तरह है बिकॉज ऑफ जीन, बिकॉज ऑफ मदर। सारे के सारे फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर, चाहे बाहरी हो, मॉर्फोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल हो, इंटरनल हो, किसकी वजह से है? जीन की वजह से है। कोई एंजाइम है बॉडी के अंदर, जैसे पेप्सिन है, जो प्रोटीन को तोड़ता है, तो ये भी किसकी वजह से बना है? एक जीन की ही वजह से बना है। मतलब पूरी की पूरी मशीनरी एक जीन ने कंट्रोल करके रखी है। अब एक जीन नहीं होता, ये पेयर में फंक्शन करते हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ जीन होगा हमेशा, और बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में होते हैं, तो आपको ये काउंट नहीं करने हैं। इतनी चीज़ आई थिंक क्लियर है आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डीएनए के बारे में चीज़ों को देखेंगे। अब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं प्यूरिन, दूसरे होते हैं पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 चीज़ें आएँगी, एडेनिन और एक रहेगा ग्वानिन। और वैसे ही पिरिमिडिन में भी 2 चीज़ें आएँगी, एक है थाइमिन और दूसरा आएगा साइटोसिन। जिन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वहाँ पे ये जो थाइमिन है, ये यूरासिल के साथ कन्वर्ट हो जाता है। पर हमारा तो डीएनए है, तो हम डीएनए पे फोकस करेंगे। हमेशा याद रखना, जो प्यूरिन है, वो पिरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर एडेनिन है, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ। अगर आगे साइटोसिन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा हमेशा ही ग्वानिन के साथ। फिर से ऐसे ही आ जाएगा, तो ये चेन चलती जाएगी, बहुत लंबी होती है। ठीक है? ये नॉर्मल है कि ए बॉन्ड विद टी, सी बॉन्ड विद जी। पर वहीं पे अगर कोई चेंजेस आ जाए, जैसे मान लो आपके पास ये सीक्वेंस था, एक वाली जो स्ट्रैंड है आपकी, उस पे एटी सी जी एटी कुछ ऐसे था, तो ए का यहाँ पे टी के साथ होना चाहिए था, टी का ए के साथ, सी का जी के साथ, जी का सी के साथ, टी का ए के साथ। मान लो यहाँ पे सी की जगह पे आ गया टी, तो ये तो नेचर के अगेंस्ट है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हुआ है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन।
अब कभी भी आ जाए ना कि म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आए हैं, तो मतलब जो अंदर जीन्स थे उसी के अंदर चेंज आ रखा है। सेम आरएनए एक्सोसोमोपैथी के अंदर होगा। एक और चीज इसमें आपको समझनी है। अब इसी डीएनए को दोबारा से उठाओ, ये क्या करता है, अनकॉइल कर जाता है। 2 स्ट्रैंड है इसमें, इसका सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बचता है जिसे हम बोलते हैं आरएनए, और ये आरएनए फर्दर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। जब डीएनए कन्वर्ट हुआ आरएनए में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए प्रोटीन बना देगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। अब आरएनए के पास टेंडेंसी होती है कि द्वारा डीएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है, उस प्रोसेस को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन था, ये बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम लगेगा उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एज जब भी लग जाता है तो एंजाइम की बात होती है, और दोबारा से क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। डीएनए रेप्लिकेट भी करता है, यानी कि अपनी ही जैसी और कॉपीज भी बना सकता है, जिसे आप बोल सकते हो रेप्लिकेशन। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब इस आरएनए के बारे में समझो। अब जो आरएनए है, आरएनए हमारा जो स्टार्टिंग में आपने देखा ना, सेल था, बीच में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था, यहाँ पे एक्सेसिव प्रेजेंट होता है क्योंकि ब्रेन है सेल का, तो इसको प्रोटीन बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे प्रोटीन बनती है। सिमिलरली जो ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, यहाँ पे भी आरएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो अगेन क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगी। अब 3 तरह का होता है, कौन कौन सा याद रखिएगा। एक होता है एम आरएनए, जिसे आप मैसेंजर आरएनए बोल सकते हो। दूसरा आएगा टीआरएनए, यानी कि ट्रांसपोर्ट, कुछ ना कुछ चीज कैरी करेगा। और लास्ट में आएगा आरआरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन की वो इसी वाले पार्ट पे होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैसेंजर, यानी कि इंफॉर्मेशन को कैरी करना। ये सेल हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पे मान लो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आरएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से। मैसेंजर आरएनए हमेशा सेल की मेम्ब्रेन के पास बैठे रहते हैं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बाहर से आती है तो आगे किसको दे देंगे, राइबोसोमल आरएनए के पास। अब यहाँ पे ऑर्डर हमेशा एक ही चीज का आएगा, प्रोटीन का, और प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज अमीनो एसिड। तो यहाँ पे कोई भी प्रोटीन 1 है 2 है, उसका ऑर्डर आएगा, कौन उठाएगा, मैसेंजर आरएनए। किसको देगा, आरआरएनए जिसने बनाना है। एक तरह से ये शेफ की तरह एक्ट करता है, जो एक्चुअल प्रोटीन बना रहा है वो आरआरएनए ही बना रहा है। इसने प्रोटीन बनानी है, पर बनाएगा कैसे, उसको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। अगर आपको कोई सब्जी बनानी है तो पहले अनियन चाहिए होगा, टमाटो चाहिए होगा, जो भी सब्जी बनानी है वो चाहिए होगी, तो ये ऑर्डर करेगा टीआरएनए को, जिसको ट्रांसपोर्ट आरएनए बोलते हैं। ये सारे अमीनो एसिड अपने सिर पे, हाथ पे कैरी करके लाएगा, और कहाँ पे छोड़ देगा, राइबोसोमल आरएनए के पास। और ये इस सारे फंक्शन को करना शुरू कर देगा। जो भी प्रोटीन 1 या 2 का ऑर्डर आ रखा था ये बना देगा, ऑर्डर रेडी है, फर्दर सेल से बाहर चला जाएगा जहां पे भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। वो ब्रेन में हो सकती है, वो मसल्स में हो सकती है, जहां मर्जी पे भी होगी वहां पे ये प्रोटीन पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आरएनए ने काम किया। पर जब ये काम करता है तो उसके ऊपर आरएनए पूरी तरह से अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रोसेसिंग, ये मैसेंजर ने काम ठीक से किया, टीआरएनए आरआरएनए इन्होंने ठीक से काम किया भी या नहीं, उसके ऊपर चेक रखता है, सर्वेलियांस रखता है। और अगर कोई आरएनए लेजी है, वो अपना काम नहीं करना चाहता, तो उसकी डिग्रेडेशन भी हो जाती है। डिग्रेडेशन मतलब उसको खत्म कर दिया जाता है, सेल के ऊपर बर्डन नहीं बनने दिया जाता। नेचर का उसूल है, जिसका काम है वही एग्जिस्ट करेगा, बाकियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसको आप बोलते हो आरएनए एक्सोसोम। जो स्टार्टिंग में देखा ना, आरएनए एक्सोसोमोपैथीज, तो इसी आरएनए एक्सोसोम के अंदर अगर डिफेक्ट है, यानी कि जो डीएनए का एक जीन था छोटा सा, वो कोड नहीं कर रहा है आरएनए एक्सोसोम के लिए, तो उस डिफेक्ट को आप क्या बोलते हो, आरएनए एक्सोसोमोपैथी। ये आरएनए एक्सोसोम पूरा चेक रखता है कि आरएनए अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो काम नहीं कर रहे उनको ये डिग्रेड करवा देता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरएनए एक्सोसोम। तो इसी में अगर डिफेक्ट आ जाए तो ये सारी मशीनरी हिल जाएगी, और ये कोई काम नहीं करेंगे, बस सेल के अंदर एकमुलेट हो जाएंगे। और एकमुलेट हो रहे हैं, सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर। ओवरऑल जो बॉडी की फंक्शनिंग होगी वो डिफॉर्म हो जाएगी। अब जो दूसरी टर्म आपने पढ़ी थी वो थी यूकैरियोटिक। अब सुनो, यहाँ पे कैरियोट वर्ड आ जाए ना कभी भी तो समझ लेना न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस आपने देख लिया, 2 तरह का होता है, एक को आप बोलोगे प्रोकैरियोटिक और दूसरा आएगा यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही सिंपल है, ठीक है, प्रिमिटिव है। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह के अगर सेल को आप देखोगे तो उनका जेनेटिक मटेरियल एज इट इज ही पड़ा होता है, उसमें कोई ऐसा वेल स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे आपने यूकैरियोट में देखा कि प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, वैसा नहीं पड़ा होता, सीधा ऐसे ही पड़ा होगा।
तो इनको हम बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी कि सिंपल न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू। साइंस में कभी भी यू वर्ड आता है तो उसका मतलब ही ट्रू होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल असली पड़ा होगा। तो ईस्ट भी कैसा है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और साथ में ईस्ट की अगर बात करें, सिंगल सेल्ड है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है यानी कि यूनिसेल्युलर है, और उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप है तो यूकैरियोटिक है। इसकी जो सेल वॉल है वो बनी है काइटिन की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट एग्जाम्स के लिए एक रेलिवेंट पॉइंट है। फंगस के अंदर आती है ना ये सेल वॉल काइटिन, तो इसी वजह से इसको हमने किस किंगडम के अंदर रखा था? तो किंगडम फंगस के अंदर। सिर्फ एक ही फीचर है जो फंगस से डिफरेंट है कि ये सिंगल सेल्ड है, क्योंकि फंगस के अंदर सारे मल्टी सेल्युलर आपको मिलेंगे, मोर देन वन सेल ये बने होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब आपको ये जो स्टडी है बहुत ईजी लगेगी क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है। अब देखो ये ईस्ट है, ईस्ट डिवाइड कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा उसको एनलार्ज करेगा और फाइनली यहाँ से डिवाइड करेगा और नंबर ऑफ बर्ड्स यहाँ पे बना देगा। अब अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनको अगर बेबी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए लग जाएंगे पूरे 9 मंथ्स, और एज भी स्पेसिफिक होती है। नंबर ऑफ बर्थ आप एक लिमिट तक ही दे सकते हो, पर यहाँ पे ईस्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये नंबर ऑफ बर्डिंग्स अपनी कर सकता है, नंबर ऑफ बर्ड्स डेवलप कर सकता है। तो अगर ब्रेन डिफेक्ट इस ईस्ट के अंदर डेवलप कर दिए जाएं तो आपको स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिज्म मिल गया। आपको बार बार ह्यूमन ब्रेन से जीन्स नहीं निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपने एक ही ईस्ट के अंदर उसको डाला और वहीं पे उसको स्टडी किया, ये अपनी बर्डिंग करता रहेगा तो उसके अंदर भी वो जीन चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन बींग को यूज नहीं करना है, क्योंकि साइंस के अंदर आप मानते हो कि ह्यूमन बींग सबसे सुपीरियर है, तभी तो जितने भी टेस्टिंग करे जाते हैं वो एनिमल्स के ऊपर करे जाते हैं या इन सिंगल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर करे जाते हैं। ये सेंट्रल डोगमा आई थिंक अब सभी को क्लियर है। इसके बाद अब क्या क्या डिस्कवरी हुई है वो देखो। तो कई बार क्या होता है, सेल के अंदर जो आरएनए एक्सोसोम था, जो आरएनए की प्रोसेसिंग पे चेक रख रहा था कि सारे अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, सर्वेलियांस कर रहा था, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है सर्वेलियांस करता है, तो वैसे ही आरएनए एक्सोसोम भी कर रहा था, और जिनका काम नहीं था उसको डिग्रेड कर दे रहा था। तो अब वो आरएनए एक्सोसोम के लिए जो जीन एनकोड कर रहा था डीएनए, वही नहीं बचा, तो उसकी वजह से आते हैं डिफेक्ट्स। और जब डिफेक्ट्स आते हैं तो पूरी की पूरी मशीनरी डिफेक्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, वो चाहे से फिर मसल सेल हो या ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स हो, सब जगह पे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब आरएनए एक्सोसोम के अंदर अगर डिसफंक्शनिंग हो जाए तो उसी को क्या बोलते हो आप? आरएनए एक्सोसोमोपैथीज। वैसे ये जो आरएनए एक्सोसोम है मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, और ये 1997 में देख लिया गया था ईस्ट के अंदर। बाकी वही फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिया। अब कई बार क्या होता है, आरएनए के अंदर नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है। अब नॉन कोडिंग पार्ट का क्या मतलब है? इसका कुछ खास काम नहीं है हमारे सेल के अंदर, तो उनको डिग्रेड कौन कर देता है बार बार? आरएनए एक्सोसोम। अब इसी वजह से जो ब्रेन है वो कई बार मैल फंक्शनिंग शो करता है बिकॉज ऑफ मैल डेवलपमेंट, प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ। ओवरऑल अगर आप ब्रेन की टाइप्स को देखते हो तो 3 तरह की रहती हैं। कौन कौन सी हैं? फोर ब्रेन आप अपने फोरहेड के साथ याद रख लेना। मेमोरी वाला पॉइंट हो गया, बोलने वाला पॉइंट हो गया, सारा यहीं पे एसोसिएटेड होता है। फोर ब्रेन आ गया, एक आता है मिड ब्रेन, देन आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बिल्कुल बैक साइड पे आपको मिलेगा। हाइंड ब्रेन की 3 टाइप्स हैं, जैसे पॉन्स फेरोली है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और सेरेबेलम है। तो ये पॉन्स फेरोली हो गया, सेरेबेलम हो गया, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं जब भी आरएनए एक्सोसोमोपैथी वाली कंडीशन होती है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो उस केस में ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते। अब ये सेरेबेलम और पॉन्स वेरोली का अगर फंक्शन देखो तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंट्रोल करके रखता है, कॉग्निटिव थिंकिंग को एनहांस करता है, मोटर स्किल्स को एनहांस करता है। अगर आपको पियानो सीखना है तो उसके लिए दिमाग लगेगा ना, तो वो कौन से वाले पार्ट लगते हैं? आपके सेरेबेलम और पॉन्स वेरोली वाला पार्ट लगता है। आपके बैलेंस को, पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं। तो सोचो यही डेवलप नहीं हुए हैं तो एक तरह से ह्यूमन बॉडी वो बेकार है, वो कोई काम ही नहीं कर पा रही है। तो इस केस में जब इन्फेंट्स में ऐसी कंडीशन आती है तो उसे हम बोलते हैं पोंटोसेरेब्रल हाइपोप्लेसिया टाइप 1। ये कंडीशन होती है इन्फेंट्स के अंदर, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ये देखी जाती है। तो उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती इस केस में। अभी आपने एक वर्ड सुना, नॉन कोडिंग आरएनए, एनसीआरएनए भी जिसे बोलते हैं। ये वो वाले आरएनए के पार्टिकल्स, ये वो वाले सेगमेंट्स होते हैं जो कोई भी काम नहीं करते सेल के अंदर। मतलब ये प्रोटीन्स नहीं बना रहे हैं, एग्जैक्ट काम तो इनका प्रोटीन बनाने का ही था, पर हाँ जीन एक्सप्रेशन वगैरह को रेगुलेट करवाते रहते हैं। तो ओवरऑल कुछ खास काम नहीं है, रेगुलेशन का ही काम है। तो इनको भी डिग्रेड कर देता है आरएनए एक्सोसोम। अब फाइंडिंग्स देख लो, पहली जो स्टडी थी उसमें क्या करा गया, यहाँ पे रिसर्चर्स ने जो ह्यूमन डिजीज म्यूटेशन हुई थी उसको ईस्ट जीन के साथ रिप्लेस किया। मान लो ये वाला जो जीन है ये ईस्ट का है, ये वाला ह्यूमन का है। तो जैसे इन दोनों को रिप्लेस किया, यानी कि जो ह्यूमन का जीन था वो किसमें ऐड करा? ईस्ट के जीन की जगह पे डाल दिया।
जो आरएनए एक्सोसोम वाला पार्ट ईस्ट के अंदर था, वहां पे ऐड करा, तो देखा गया कि वहां पे भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं आरएनए सर्विलियंस में, यानी कि आरएनए अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक ठीक से नहीं कर पा रहा है, राइबोसोम प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ओवरऑल आपको ईस्ट के अंदर भी ये डिफेक्ट देखने को मिले। ये थी पहले वाली स्टडी, जो स्टडी 1 आपके जर्नल आरएनए के अंदर है, यहाँ पे पेपर पब्लिश होते हैं, वहां पे ऐड कर दिए जाते हैं। देन आता है आपका स्टडी नंबर 2 विच इज जर्नल 3 के G3 के अंदर, ये भी अगेन जर्नल है, पब्लिश करा हुआ है। यहाँ पे क्या किया गया, दोबारा से एक ईस्ट को ले लिया और एक ले लिया ह्यूमन का जीन जिसके अंदर थे डिफेक्ट। अब एक ह्यूमन का लिया था, एक साथ में ले लिया था माउस का, ये भी अगेन रिप्लेस करे किसके साथ, ईस्ट के आरएनए एक्सोसोम के साथ। देखा गया कि जो 9 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थी उसमें से 6 वाली जो थी वो सक्सेसफुली रिप्लेस होगी, बाकी 3 सपोर्ट कर रही थी, पर 9 में से 6 जो थी वो सक्सेसफुली रिप्लेस हो गई है। तो इससे एक चीज प्रोड्यूस होती है हमारे पास कि जो ब्रेन डिफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलप हुए थे वो ईस्ट के अंदर भी हम एबल हुए टू डेवलप। अब इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, ईस्ट को हम एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं, जहां पे आप बार बार ह्यूमन बीइंग्स को नहीं यूज कर सकते, वहां पे ईस्ट का यूज कर लोगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा क्योंकि ये बडिंग करता है, बडिंग से अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, और इसी के साथ फास्ट मेथड है टेस्टिंग का। ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन से 9 मंथ्स लगेंगे, 9 मंथ के बाद भी एज लिमिटेड है, पर ईस्ट के केस में ऐसा नहीं है, और सेम तरह की म्यूटेशन ईस्ट भी शो कर रहा है रैपिड तरीके से जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हो रही थी। तो एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि ईस्ट को यूज किया जाए जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन डिफेक्ट्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए।